नमस्ते बच्चों, सनराइज एकेडमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की पुस्तक कृतिका से पहला अध्याय इस जल प्रलय में। आप भी अपनी पुस्तक खोलकर बैठ जाइए। इस जल प्रलय में इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। जल प्रलय का अर्थ है बाढ़ आना, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा जब आती है तो बहुत तबाही मचा देती है। इस अध्याय से आपसे वैल्यूएबल प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि बाढ़ आने के कारण क्या है, इनसे बचने के लिए हमें क्या तैयारी रखनी चाहिए, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैल जाती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं अपना पाठ और जानते हैं इन सब के बारे में। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था। परती क्षेत्र उसे कहते हैं, वह जमीन जो जोती और बोई नहीं जाती है उसे कहते हैं परती क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता और रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विचित्र लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। लेखक ने कई उपन्यास लिखे हैं और उसमें उन्होंने बाढ़ की विनाश लीलाओं के चित्र अंकित किए हैं, यानी बाढ़ की विनाश लीलाओं के बारे में लिखा है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, बसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि यानी लगातार बरसात, अविराम न रुकने वाली लगातार बरसात के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है। लेखक ने बाढ़ का साक्षात अनुभव किया है। शहरी आदमी की हैसियत से इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पल्लावित हो गया है। पल्लावित का अर्थ है कि जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ आया है। दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जल से घिर गया है और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए शहर का हाल मालूम करने निकलने लगा तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ ही गया होगा। अबले पानी यानी अब तक पानी वहां पर आ ही गया होगा। चलो, पानी कैसे घुस गया है वहां, यही तो देखना है मुझे, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत, अनर्गल, अनगढ़, गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते थे। इसका अर्थ है कि लेखक जो बोलते थे तो उनके मित्र, कवि मित्र बोर नहीं होते थे, क्योंकि लेखक की बातें अनवरत चलती थी, लगातार चलती थी, अनर्गल होती थी, बेतुकी होती थी, मनमानी होती थी, अनगढ़ होती थी, टेढ़ी मेढ़ी बेडोल होती थी, जिसका कोई अर्थ भी नहीं होता था। और स्वागतोक्ति लेखक अपने आप में मन ही में जोर जोर से कुछ बोलना शुरू कर देते थे, तो भी उनके मित्र बोर नहीं होते थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल रिक्शा पर
और लोग भी पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट भी रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, और वो जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, अरे पानी फ्रेजर रोड पर आ गया है, अच्छा आ गया क्या, पार कर गया क्या, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, अरे इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता ही नहीं। अब भट्टाचार्जी रोड पर भी पानी आ ही गया होगा। छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। डुबाव पानी में कॉलेज डूब गया है, इतना पानी आ गया है। अरे आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, वह बह गया। इस तरह की बातें जब बाढ़ आ रही थी तो लोग उसे देख करके कर रहे थे। जब हम कॉफी हाउस के पास पहुंचे तो कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता हुआ आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए आ गया मृत्यु का तरल दूत। अब मृत्यु का तरल दूत कौन है? ये बाढ़ का पानी। क्यों? क्योंकि मृत्यु का तरल दूत बाढ़ का पानी जल के रूप में है और अनेक जान की तबाही मचा देता है, जान माल सबकी हानि कर देता है, इसलिए मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले, अस्पष्ट शब्द निकले। लेखक के मुंह से निकला, हाँ मैं बहुत कायर हूँ, मैं बहुत डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना, थोड़ा और आगे चलिए। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है। करंट मतलब पानी का बहाव बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा लेना भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। विज्ञापन के बोर्ड उसमें तैर रहे थे। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े खड़े देख रहे थे। दशहरे के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा करने में जितने लोग रहते हैं ना, उससे कम नहीं थे, उससे भी ज्यादा ही थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियां धीरे धीरे गहरिक आवरण गेरुए रंग का आवरण, गहरिक आवरण से आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शने शने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से चिल्लाता आया। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बुझो, मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई और भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण का अर्थ है सुनने को उत्सुक थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक उत्साहित भी थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो के ऊपर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री तो बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था, यानी बाढ़ के आने वाले आसन्न संकट, पास आने वाले संकट से कोई भी प्राणी आतंकित नहीं था, डर नहीं रहा था। सब पान वाले की दुकान पर इकट्ठे हो गए थे, यह जानने के लिए कि बाढ़ का पानी कहां तक आ गया है। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण ठट ठाकर हम पर हंस पड़ेंगे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी।
एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि। धनुषकोटि एक जगह का नाम है। धनुषकोटि की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं, सब धुल जाएगा। चलो गोलघर के मुंडेर पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है। माकूल मौका यानी बढ़िया मौका है, ठीक मौका है ताश खेलने का। इनकम टैक्स वालों को ऐन मौके पर काले कारोबारियों के घर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल वो ऐसी बातें कर रहे थे कि मौका है कि इनकम टैक्स वालों को भी काले कारोबारियों के घर पर आज छापा मारना चाहिए। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी, पहले की तरह बिछी हुई थी, रखी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले लूं। क्या क्या ले लूं? ये लेखक सोच रहे हैं कि मैं क्या कौन कौन सी पत्रिकाएं ले लूं। हेडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच और जर्मन सिखा देने वाली किताबें या योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को लौटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़कर कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर मैं घर लौटा। मित्र से विदा लेते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वही ज्यादा पानी में फंसे मित्रों की सुधि लेगा। अब मैं फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच गई। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े इलाकों को इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा और लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, वापस आवाज आती है। वो जो बोलते हैं वो प्रतिध्वनित होती है, वापस लौटकर आवाज आती है। क्या आवाज आती है? उन्होंने बोला था भाइयों, तो फिर वापस लौटकर आवाज आती है भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है ना, गाने लगता है। क्या गाता है? सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा। जब कोई आपदा आती है तो प्रशासन की तरफ से ऐलान किया जाता है, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। तो फिर प्रतिध्वनि आती थी, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, लेखक अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं, गैस का क्या हाल है? पत्नी ने जवाब दिया, बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर तो कुछ है नहीं, तो पता भी नहीं चलता, लेकिन अंदाजा है कि 1-2 दिन। हाँ कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन की एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी तो यही हाल है, मीटर उटर तो कुछ है नहीं, तो पता भी नहीं चलता कि वो कब आ धमके। लेखक ने कहा। सारी राजेंद्र नगर में आवाज आ रही थी, सावधान सावधान, ध्वनि गूंज रही थी। ब्लॉक के नीचे की दुकानों के सामान भी हटाए जा रहे थे। के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ था। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता, हाँ, पीर मोहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1.5 बजे तक रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंच जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी तब ना। नहीं, कंपोज की टिकिया वो अभी नहीं लूंगा। कुछ लिख लेता हूँ, किंतु क्या लिखूं? कविता? शीर्षक उसका रखता हूँ, बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। रखूं? नहीं, नींद नहीं, अब स्मृतियां आने लगी, याद आने लगी, एक एक करके याद आने लगी। चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह से याद आने लगी। 1947 की मनिहारी, तब का पूर्णिया और अब का कटिहार जिला है मनिहारी। इसके इलाके में गुरुजी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। लेखक को याद आ रहा है, चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें, तो भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी से लेकर सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की यही तो हिदायत थी। हर नाव पर पका ही गाँव की दवा,
दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते थे, खाने पीने की चीज से पहले हम पकाई गाँव की दवा और दिया सलाई की मांग होती थी। पकाही घाव की दवा का अर्थ है पानी में जब पैर की उंगलियां सड़ जाती है तो तलवों में घाव हो जाता है, उस घाव की दवा। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब भी थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए, यानी बहुत डर गए और जोर से चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छत से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम हो नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हो नहीं जाएगा। दोनों के एक दूसरे से इतना प्रेम था कि दोनों ही उतर गए, दोनों को ही साथ जाना था। बर्मा नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी में हम राहत बांटने गए। मुसहरी थी मुसहरों की बस्ती। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरे की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया हुआ था। बलवाही नाच हो रहा था। बलवाही नाच एक प्रकार का वहां का लोक नृत्य है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटवा दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है, धानी धरनी घरनी, और वह घर छोड़कर भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष उसको राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागिड़ गिड़ धागिड़ गिड़ चई के चक धूम चई के चक धूम चक धूम चक धूम। उसे सुनकर कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट की लहरें लेने लगती हैं। मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है, नहीं वो हंसने लगे, वो अपने तकलीफ को भूल गए। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? बलवाई नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर था, बालचर स्काउट बॉय। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह से काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबले के साथ जिंजिर करने निकले थे। जिंजिर कहते जल विहार, नौका विहार। नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी। और 1967 में जब पुनपुन का पानी, अब लेखक वर्तमान में आ गए कि जब 1967 में पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहने टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। ट्रांजिस्टर छोटा रेडियो। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो। हमारे ब्लॉक के पास कोलंबर में नाव पहुंची ही थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, कप्तियों की वर्षा कर दी। और इस कोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है, सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निदेशक बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाते। इन फुहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशन तुरंत छुमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल ओठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर रहा था। नैया तोरी मजेदार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार, पनिया आ रहेलो है, न आ रहेलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया, लगता है कहीं अटक गया है।
अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो जाएगा किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्रायः सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है। सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप कर देती है। अबे चुप चुप। मुझे अचानक अपने मित्रों और स्वजनों की याद हो आई, जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो ही अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करदाह गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकर टुकर देख रही थी। आसन्न प्रसवा का अर्थ है कि जिसका प्रसव शीघ्र ही होने वाला हो। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। बेहतर है कि आंखें मूंदकर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड झुंड। किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहूं रंग के भेड़। ओए देखो, ऐसे गेछे चल, जगजोर कर किसी ने जगाया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहे लो है, पनिया आ रहे लो है, पानी आ गे लो है। ओ राम सिंगार, ओ मोहन, रामचन्नर, अरे अरे ओ पानी आ गेलो है। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। और उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, यानी अवरोध है, रुकावट है, इसलिए पानी वहाँ रुकता है और उछलकर आगे आता है। इसलिए पानी उछल रहा है पश्चिम उत्तर की ओर। ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकलरव, कलकल की आवाज, पानी की लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े सशक्त बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है। सोन का पानी है, नहीं, गंगा जी का है। अरे आगे लो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है। डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता। बाढ़ तो मैं बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे ना जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया। हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी ही पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई पानी में। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता। अच्छा है, कुछ भी नहीं है। कलम थी, वह भी चोरी चली गई।
अच्छा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेखक ने पहले तो सोचा मेरे पास कैमरा होता तो मैं सबको कैमरे में कैद कर लेता, लेकिन बाद में सोचा कि अच्छा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं लेखक उसे कैमरे में कैद कर लेता तो जो भी उसको देखता तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे बाढ़ को देखकर दुख होता। तो ये थी जल प्रलय की घटना। इस जल प्रलय में जो लेखक ने हमें बताई। आपने भी कभी किसी आपदा के बारे में देखा या सुना होगा, उसका वर्णन कीजिए। यदि वास्तव में नहीं देखा तो आपने मीडिया द्वारा प्रस्तुत घटनाओं में अवश्य देखा होगा कि कभी कभी मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं एक समस्या भी बन जाती है। अगर आप ऐसी किसी घटना के बारे में जानते हैं तो उसका भी आप अपनी कॉपी में उल्लेख कीजिए। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय बच्चों।